नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आगामी 14 अप्रैल 2023 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तकरीबन सुबेरे 3:12 पर 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मेष में प्रवेश करेंगे और उनका यह गोचर अगले महीने 15 मई 2023 तक चलेगा और 15 मई को वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर बुध भी विराजमान है, तो सूर्य और बुध की युति होगी तो उससे बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बेहद शुभ होता है। वहीं दूसरी ओर एक अशुभ योग भी बनेगा, चूंकि मेष राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर 2023 तक राहु अभी मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो सूर्य और राहु की जब युति होगी तो इससे ग्रहण योग का निर्माण होगा, जो कहीं ना कहीं सूर्य की शुभता में कमी करेगा। ग्रहण दोष सूर्य के शुभ फलों में कुछ कमी करेगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तब भी 25 से 30% की कमी सूर्य के शुभ फलों में होती है। तो आज इस वीडियो में मैं सभी 12 राशियों पर सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले राशिफल के क्रम में बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा और संतान के, और वो एक त्रिकोण के अधिपति होते हैं और वो लग्न में ही आपके गोचर करेंगे, द्वादश भाव से निकलकर, और 14 अप्रैल को आपके लग्न में आ जाएंगे और वहां पर वो मेष राशि में उच्च के विराजमान हो जाएंगे अगले 1 माह तक। तो पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे तो ये एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना, यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। चूंकि लग्न जो होता है वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, तो आपके लिए एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना यह राजयोग का कारक बनेगा। सूर्य लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को नाम, यश, मान, सम्मान दिलाते हैं। हालांकि यहां पर फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं कि समस्या आपकी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य राहु के साथ गोचर करेंगे। तो राहु का लग्न में बैठना व्यक्ति को भ्रमित करता है, डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही सूर्य और राहु की जो संयुक्त दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में नीच राशि बनती है सूर्य की, तुला राशि, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी ये सूर्य राहु की जो युति है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिल सकता है, कुछ समस्या हो सकती है, उतार चढ़ाव बिजनेस में देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा तो जाहिर तौर पर आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। आपको इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है और उपाय आप पूरे महीने सूर्य को जल दें प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत, तो आपके लिए यह जो अशुभ फल है सूर्य और राहु का, इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर थोड़ी सी समस्या लेकर आ रहा है। एक तो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष, उसके उपरांत सूर्य वृषभ राशि में चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन और माता का घर होता है, इसके स्वामी होकर द्वादश भाव जो नाश भाव होता है उसमें गोचर करेंगे। हालांकि बुध भी वहां विराजमान रहेंगे, तो थोड़ी सी समस्याओं को टैकल करने में आपको ये बुधादित्य राजयोग सहायता देगा, परंतु जो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है द्वादश भाव में, यह आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत, आंखों में समस्या, वहीं चतुर्थेश होकर द्वादश में तो भौतिक सुख साधनों में कमी करेंगे। बेवजह के खर्चे आपके सामने आएंगे, बेवजह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती, जिससे आपका समय, धन और मानसिक तनाव सभी में समस्या आपको देखने को मिलेगी। चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव जनता का घर भी होता है, तो कोई यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष समस्या पैदा करेगा। साथ ही सूर्य राहु की जो संयुक्त दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होगी, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको हड्डी जनित दर्द भी हो सकता है, नसों में समस्या हो सकती है, माइग्रेन और सरदर्द, इन सब चीज़ों की शिकायत हो सकती है। बाल झड़ने की भी आपको इस दौरान समस्या देखने को मिलेगी, यदि यही स्थिति आपकी गोचर में भी है, जन्म कुंडली में। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर, वहां राहु के साथ जो
स्थिति रहेगी अगले 1 माह तक, 14 अप्रैल से 15 मई तक आपको बहुत बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप सूर्य का मंत्र जो गायत्री मंत्र होता है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव जो तीसरा भाव होता है वहां के स्वामी बनकर और लाभ भाव में गोचर करेंगे। वहां पर राहु के साथ ग्रहण दोष बनने के बाद भी आपके लिए उतनी समस्या नहीं होगी जितनी अभी मैंने मेष और वृषभ के संबंध में बताई है। एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं, नाम यश में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि राहु के साथ बैठने की वजह से कोई आपके द्वारा कुछ ऐसे भी निर्णय या कार्य ऐसे हो सकते हैं इस गोचर के दौरान जिससे आपके नाम यश को थोड़ा सा धब्बा लग सकता है, थोड़ी चोट मान हानि को आप हो सकती है आपकी, तो आपको बस इससे बचने की आवश्यकता। बाकी सूर्य और राहु यहां पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, जिससे आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। साथ ही सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी मतलब जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए भी अच्छा समय है ये। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा, क्योंकि सूर्य और राहु की जो युति एकादश भाव में होती है यह व्यक्ति को एक बेहतरीन रणनीतिकार भी बनाती है। तो सूर्य राहु का यह ग्रहण दोष आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, धन के लिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए। बस आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूर्य राहु की जो संयुक्त दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो शिक्षा और संतान है। तो थोड़ा सा शिक्षा में समस्या देखने को जरूर मिलेगी और संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा देखने को मिलेगी और संतान को कष्ट हो सकता है, उसका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी ये गोचर उतना बुरा नहीं कह सकते जितना अभी वृषभ राशि के संदर्भ में मैंने बताया। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए धन भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। तो दशम भाव में राहु विराजमान है। राहु दशम भाव में शुभ फल देते हैं, जैसे एकादश भाव में शुभ फल उनका रहता है वैसे दशम भाव में भी रहता है। सूर्य भी यहां आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान से निकलकर 14 अप्रैल को, और बुध भी यहां विराजमान है। तो सूर्य, बुध और राहु का जो 3 ग्रहों का योग बनेगा आपका दशम भाव में, तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि बुध भी बैठे हैं यहाँ पर। शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जांच परख कर और समय देख कर करें, तो आपके लिए समय अच्छा है। साथ ही आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि एक तो सूर्य की नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तुला राशि पर, साथ ही राहु की भी संयुक्त दृष्टि पड़ेगी। तो ग्रहण दोष की जो स्थिति आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने वाली, तो माता के साथ संबंध भी प्रभावित करेगी, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगी। थोड़ा सा भूमि भवन में यदि कोई आप निवेश करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी की खरीद करने जा रहे हैं, उसमें भी सावधानी बरतें, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है। बाकी कर्क राशि वालों के लिए गोचर मिश्रित कहा जा सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। बस आप सतर्क रहिए, भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकें करिए, और स्नान के बाद अपने कंठ और अपने मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाएं प्रतिदिन। इस पूरे 1 महीने तो आपके लिए ग्रहण दोष का जो दुष्परिणाम है उसमें कमी देखने को मिलेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके तो लग्न के ही स्वामी बनते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं वो, भाग्य स्थान में गोचर होगा। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना वैसे भी एक राजयोग होता है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना। मेष राशि में भी ये योग है और सिंह राशि वालों के लिए भी एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में रहेगा। तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। बस यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चूंकि राहु वहां विराजमान है और राहु की दृष्टि लग्न पे है, तृतीय भाव पर है और नवम भाव जो 5वें भाव पर नवम दृष्टि है, तो आपका कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रहण दोष बन रहा भाग्य स्थान में। और पराक्रम भी आपका कभी कभी दुस्साहस में बदलेगा, क्योंकि आपके ऊपर अहंकार और क्रोध में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि पराक्रम भाव पर दृष्टि सूर्य और राहु की पड़ेगी। इसके साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से शिक्षा और संतान में बाधा उत्पन्न होगी। दैनिक आमदनी में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अनर्गल खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिसमें आप खर्चा आपका होगा, जिससे आपका धन कहीं ना कहीं व्यय होगा। साथ ही जो है नवम भाव में ग्रहण दोष है, तो आपके धर्म कर्म में भी रुचि थोड़ी सी घटेगी, बेवजह की आप यात्राएं करेंगे, और विदेश यात्रा भी आप जा सकते हैं जैसे घूमने फिरने के लिए, तो उस पर भी आपका धन खर्चा होगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान बचने की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बनेंगे। ग्रहण दोष ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा करने वाला रहेगा भाग्य स्थान में बैठने के बाद भी। तो सूर्य देव को आप जल अर्पित कीजिए, ओम भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन, तो आपके लिए थोड़ा सा राहत देखने का मिलेगी, राहत आपको।
कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में एक विपरीत राजयोग तो बन रहा है, परंतु अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपको हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, साथ ही माइग्रेन की शिकायत यदि आपको पहले से, तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सरदर्द की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत, इन सब चीज़ों की समस्या आपको हो सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही, साथ ही धन भी खर्चा होगा। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से सूर्य राहु की ग्रहण दोष की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। वाणी दोष की समस्या भी आपको हो सकती है, जिससे परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब होंगे। स्वास्थ्य पर आपका संचित धन काफी खर्च हो सकता है, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अष्टम भाव में दुर्घटना के योग बनाएगा, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। साथ ही आग से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह का कोई आप काम करते हो तो आप सतर्क रहें। आपको जैसे दुर्घटना के जबरदस्त और प्रबल योग बन रहे हैं ये इस गोचर के दौरान 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर बहुत समस्यादायी रह सकता है। आप यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटना के योग जो बने हुए हैं इससे आपको समस्या हो सकती है। तुला राशि की बात करते हो, तुला राशि में तो सूर्य नीच का फल देते हैं, परंतु सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में। लेकिन जब काल पुरुष की कुंडली में आप देखते हो तो सप्तम भाव में सूर्य वैसे भी नीच का ही परिणाम देते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त करेंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए समस्यादायी रहेगा इस समय, उतार चढ़ाव और व्यापार में हानि। साथ ही आपका कोई वैवाहिक जीवन में कोई यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह पहले से था वो उजागर हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में और तनाव उत्पन्न होगा। साथ ही तलाक तक की नौबत भी आ सकती है, तो आप इन बेवजह की चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। हालांकि लग्न पे दृष्टि रहेगी, तो लग्न पे जो सूर्य की दृष्टि आपके पड़ेगी तो थोड़ा सा आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बाकी यह गोचर वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप पूरे महीने सूर्यदेव की पूजा उपासना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा 14 अप्रैल से 15 मई तक। आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य भी अच्छा फल देते हैं और राहु का भी बहुत शुभ परिणाम रहता है। परंतु ग्रहण दोष बन रहा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो रोग से थोड़ा सा मौसमी बीमारियां, आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है। साथ ही अनिद्रा की शिकायत, आंखों में समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, इसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी। पाचन भी आपका प्रभावित होगा, क्योंकि छठा भाव पाचन का होता है। तो थोड़ा तेल, मसाले और गरिष्ठ भोजन से अपने आप को दूरी बना के रखें अगले 1 माह तक। साथ ही राहु और सूर्य की जो संयुक्त दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो अचानक खर्चे, बेवजह की यात्राएं, कोई अचानक आपकी नौकरी या आपको बदलाव करना पड़ सकता है, अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, कार्यस्थल पर आपका पदोन्नति की उम्मीद आप लगा के रखें, उसमें समस्या देखने को मिलेगी। ननिहाल पक्ष और मामा पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े से खराब होंगे, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण दोष रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु शत्रुओं पर आप पूरे महीने हावी रहेंगे, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण योग एक प्रबल शत्रुहंता योग भी बनाता है छठे भाव में। तो आपके लिए यह गोचर धन के लिए अच्छा है और शत्रुओं को परास्त करने के लिए अच्छा, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए भी एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठा, भाग्येश होकर पंचम भाव में है, तो आपके लिए राजयोग बनेगा ये। परंतु सूर्य और राहु का ग्रहण दोष पंचम भाव में, संतान को कष्ट, संतान पदभ्रष्ट हो सकती है, संतान की शिक्षा में बाधा। आप भी यदि छात्र हैं, आप भी शिक्षा में कहीं ना कहीं सूर्य और राहु के जो ग्रहण दोष है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, बेवजह की चीजों में आपका मन लगेगा। साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो नाम यश में आपकी वृद्धि होगी और बड़े भाई से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। हालांकि कोई ऐसे समय में जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी से खुद को दूर रखें, अन्यथा आपका धन तो बर्बाद होगा ही, आप कर्जे में भी फंस सकते हैं और समाज में मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा, क्योंकि जो राहु है वो जब एकादश भाव को देखेगा और पंचम भाव बुद्धि का, तो आपको बेवजह की चीजों में आपका खर्च कराएगा। और सूर्य के साथ बैठा है तो राहु सूर्य के साथ जब बैठते हैं तो सूर्य का जो शुभ प्रभाव उसमें कमी करेगा, तो आपके आत्मविश्वास में और डिसीजन लेने की क्षमता भी आपकी बहुत बुरी तरीके प्रभावित होगी। तो आप बेवजह की चीजों से बचने की कोशिश कीजिए धनु राशि वाले, तो गोचर आपके लिए उतना बुरा नहीं कह सकते जितना हो सकता है यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। मकर की बात करते हैं। मकर के चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है और अष्टम भाव के स्वामी होकर, मारक स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा,
भूमि भवन से जुड़ा कोई आपकी डील करने जा रहे हैं तो आप बहुत सतर्क होकर करें, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। माता का साथ संबंध भी आपके प्रभावित होंगे। राजनीति से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। सरकारी नौकरी आप हैं, आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और छाती या चेस्ट से जुड़ा कोई आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव छाती का हमारे फेफड़ों का होता है, तो आपके लिए इन सब चीजों से जुड़ी समस्या हो सकती है। पहले से यदि सांस लेने की कोई समस्या, अस्थमा वगैरह से आप जूझ रहे हैं तो भी आपके लिए समस्यादायी ये समय हो सकता है। पूरे महीने सूर्य देव की पूजा उपासना कीजिए। साथ ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मकर राशि वालों को आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो यह सूर्य राहु का ग्रहण दोष बहुत जबरदस्त आपके स्वास्थ्य को, आपके मान सम्मान को और भौतिक सुखों में कमी करने वाला एक गोचर रहेगा। तो आप पूरे महीने सूर्य देव की पूजा उपासना कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए भी गोचर बहुत अच्छा, कुछ मायने में बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य राहु बैठेंगे और सूर्य 14 अप्रैल को आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में और सप्तमेश होकर तीसरे भाव में। तो पति पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होगा, आपके जो वैवाहिक जीवन उसमें समस्या होगी, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है, यह भी एक मारक स्थान होता है। परंतु तीसरा भाव चूंकि पराक्रम का घर होता है, हमारे पुरुषार्थ का घर होता है, हमारे विल पावर का, हमारी स्ट्रेंथ का, वर्किंग स्ट्रेंथ का घर होता है। और सूर्य चूंकि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं और राहु कहीं ना कहीं तीसरे और छठे 11वें भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं, और राहु और सूर्य भी तीसरे छठे 11वें में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो यहां पर बैठेंगे तो आपके एनर्जी लेवल आपका बहुत जबरदस्त रहेगा। मतलब अगले 1 महीने आप जो भी आपके पुराने काम है, पेंडिंग काम है, यदि आप उसको करने की चेष्टा रखते हैं या करने की आप प्रयास करें तो समस्त कार्य आपके बनेंगे। बस आपको ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि चूंकि सूर्य के साथ राहु बैठे तो थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे। जहां पर आवश्यकता ना हो वहां पर आप जबरदस्ती का साहस और पराक्रम दिखाने की कोशिश ना करें, अन्यथा किसी कानूनी मामले में या वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा और धन भी जाया होगा और बेकार के कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप फंस सकते हैं। भाग्य पर दृष्टि रहेगी तो भाग्य में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि नीच दृष्टि वहां पड़ेगी सूर्य की, तो भाग्य में थोड़ा सा अवरोध होगा। साथ ही धर्म कर्म में आपकी रुचि थोड़ी सी कम होती जाएगी। बेवजह के खर्चों पर आप जो है धन खर्च करेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा बजट भी बिगड़ सकता है। तो आप इन सब चीजों से यदि आप बचाव करें तो आपके लिए कार्य सिद्धि के लिए अगला 1 महीना बहुत शुभ रहने वाला कुंभ राशि वालों के लिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए आपके जो है छठे भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर धन भाव में आ रहे हैं सूर्य दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव का स्वामी छठे में जाए या छठे भाव का स्वामी दूसरे में आ जाए, एक प्रकार का दरिद्र योग बनता है। और साथ ही रोगेश होकर दूसरे भाव में आ रहे हैं, वहां राहु भी विराजमान रहेंगे, तो वाणी आपकी प्रभावित होगी। आपको बोलने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वाणी संबंधित आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दूसरा भाव है ये वाणी का है और रोगेश होकर जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो जहां पर आपको जरूरत होगी, जहां पर आप अपनी बात कहना चाहेंगे, रखना चाहेंगे लोगों के सामने, वहां आप बोल नहीं पाएंगे, जैसे हकलाने जैसी स्थिति हो जाती है। साथ ही दूसरे भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बनेगा तो संचित धन में कमी होगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि संयुक्त दृष्टि सूर्य राहु के अष्टम भाव पर, तो दुर्घटना के भी योग बनेंगे। हड्डी में समस्या, कमर में समस्या, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैक पेन की समस्या से आप जूझ सकते हैं इस गोचर के दौरान। दुर्घटना के भी योग बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। इसके साथ ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध प्रभावित होंगे, क्योंकि यदि आप विवाहित हैं तो दूसरा भाव जो है ससुराल पक्ष का होता है। साथ ही परिवार में कलह का वातावरण होगा, आपकी वाणी चूंकि दूषित हो जाएगी तो कलह का वातावरण होगा। और इसमें 22 अप्रैल से और जो 15 मई का बीच का समय रहेगा, इसमें तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 22 अप्रैल को बृहस्पति भी गोचर कर जाएंगे आपके दूसरे भाव में। अभी तो 22 अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति बचाने का कार्य कर रहे हैं। मीन राशि आपके ही लग्न में प्रथम भाव में बैठे हैं और हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना है, परंतु 22 अप्रैल को जब ये दूसरे भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, वहां पर सूर्य बुध राहु और बृहस्पति की जो संयुक्त दृष्टि बनेगी उसमें कई तरह के दुर्योग आपके बनेंगे, जिसमें बृहस्पति राहु का चांडाल दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष और राहु बुध का जड़त्व दोष
इस तरीके के जो दुर्योग बनेंगे वो वाणी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा था उसमें भी बहुत बुरी तरीके से अवरोध उत्पन्न होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके वाणी के माध्यम से। यदि कोई कंसल्टेंसी से जुड़ा आप काम करते हैं उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता, आपकी नौकरी जा सकती है। वाणी से जुड़ा कोई भी आप कार्य करते हैं, सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे लोगों के लिए अपनी बात को दूसरे जो व्यक्ति सामने वाले के सामने रखने में, बोलने में बड़ी समस्या आएगी। तो अगला 1 महीना आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समस्यादायी रहेगा। मीन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा वाणी आपकी प्रभावित होगी, जो सारी समस्याओं की जड़ होगी। तो आप जो है थोड़ा कम बोलिए, संयम से रहिए और जितना हो सके उतना ही बोलिए। अनावश्यक किसी को सलाह न दीजिए जिससे कोई वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। और मीन राशि वाले पूरे महीने आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों ये था 12 राशियों पर सूर्य का जो 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में मेष राशि जो उनकी उच्च राशि उसमें जो गोचर होने वाला उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। और साथ ही ये भी बताया कि सूर्य का राहु के साथ जो ग्रहण दोष होने वाला उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वो निःशुल्क होता है, वीडियो लाइक शेयर करने सब निःशुल्क चीजें। और बस एक चीज होती है कि जब आप लाइक या शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है जिससे आपके लिए और भी नई नई रोचक वीडियोस ज्योतिष से संबंधित मैं समय समय पर ला सकूं। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप उस पर संपर्क करके फीस जमा कराने के उपरांत आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और घर बैठे मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।